जैसे आत्मा का एक हमारा है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आत्मा भी काम करती हैं, वो भी एक्सटेंशन का काम करती हैं। तो वो किस तरह से सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करती है यूनिवर्सिटी को और जो केवीकेज हैं उनको? ये जो हमारी आत्मा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जी तो मेरा तो ये मानना है कि मेरा अनुभव 4 साल आत्मा के साथ काम करने का रहा है। जी तो अगर प्रदेश में कोई सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड फंक्शनरी है जी तो वो आत्मा का स्टाफ है। जी हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिला से होते हैं, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यहाँ से लेकर जो हर ब्लॉक पे एक ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर और 2 असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर होते हैं, जी ये हमारी आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। जी हिमाचल प्रदेश को आज देश और दुनिया में अगर प्राकृतिक खेती का लीडर बनाया जी तो इस आत्मा की भूमिका है। जी ये जो यंग ऑफिसर्स हैं, इनकी मेहनत, ये 10 से 5 में काम करने वाले अधिकारी नहीं है। जी ये अधिकारी रात को 9 और 10 बजे तक काम करने वाले अधिकारी हैं। जी ये वो अधिकारी हैं जो तकनीक को किसान के खेत पर स्थापित करते हैं जी और उस स्थापना के साथ साथ जो डिफरेंस है जी। प्रोडक्शन का, प्रोडक्टिविटी का, इनकम का, जी उसको सही मायने में अगर किसान के खेत में ले जाते हैं जी तो उस मायने में सबसे ज़्यादा जो सप्लीमेंट हमें कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालय है, चाहे कृषि विभाग है, जी। वो आत्मा के माध्यम से हो रहा है। तो एक ये आत्मा का आपने बताया क्या विशेष स्थान है, और उसके अलावा जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर है स्टेट गवर्नमेंट का, और जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, और जो और सप्लीमेंट्री जो हमारी और डिपार्टमेंट्स हैं कृषि से संबंधित, उनके साथ किस तरह का तालमेल यूनिवर्सिटी का रहता है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। जी आज विश्वविद्यालय ने यदि प्राकृतिक खेती में इतने शोध शुरू किए हैं, आज विश्वविद्यालय ने किसान की आय बढ़ाने के लिए और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि कैसे किसान की आमदन बढ़े, किसान सशक्त बने, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया, तो हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ मिलकर और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ ये हो रहा है। जी तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा सहयोग हमें प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से मिल रहा है। जी नबार्ड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। जी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, वो नबार्ड हमें दे रहा है। जी तो हमारा उनसे भी लगातार सहयोग चल रहा है। जी। नबार्ड के माध्यम से छोटे छोटे विषयों के पे जो शोध करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, वो नबार्ड लगातार विश्वविद्यालय को फंडिंग करता है। जी हॉर्टिकल्चर तुम्हारा मूल विभाग है, जी तो आज हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर का मुख्य जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जी। मे बी इन टर्म्स ऑफ HPHDP प्रोजेक्ट आया, HP शिवा प्रोजेक्ट आया लोअर हिमाचल के लिए, जी तो उसका जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है वो विश्वविद्यालय के पास है। जी तो मैं इन आत्मा के साथ जितना भी आज किसानों के साथ हमारा संपर्क है, जी उसके लिए आत्मा एक हमारी विशिष्ट सहयोगी है। जी तो मैं इन सभी डिपार्टमेंट्स का, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का धन्यवाद भी करूंगा जी इनके सहयोग के लिए, और क्योंकि एक दूसरे के बिना हम पूरक नहीं है, सबके साथ मिलके पूरक बनते हैं। जी और जब हम आपस में मिलते हैं तो एक जमा एक दो नहीं होते, एक जमा एक कहीं 4 और 5 बनते हैं, क्योंकि सिनर्जी एक दूसरे से मिलती है। जी तो विश्वविद्यालय हर साल रिसर्च काउंसिल, एक्सटेंशन काउंसिल की मीटिंग करता है ताकि वर्ष भर के जो अलग अलग विभागों के एजेंडा है वो हमारा रिसर्चेबल इश्यूज बने, इस नाते हम पढ़ते हैं। फॉरेस्ट्री भी, एक फॉरेस्ट्री छूट गया था, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत हैं, और जो है ये समझिए कि वो फॉरेस्ट लाइफ लाइन है। फॉरेस्ट हमारे जो है डिजेनरेट हो गए, जैसे ये जो पीछे हुआ मानसून में, ये उसी वजह से हुआ कि कहीं हम जो है वो वहाँ चूक रहे हैं। तो फॉरेस्ट्री के फील्ड में आप और बताएं इसके बारे में। वही स्थिति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ है कि जब तक फॉरेस्ट के साथ हम काम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारा जो फॉरेस्ट्री सेक्शन यहाँ चलता है, फॉरेस्ट्री कॉलेज हमारे पास चलता है, तब तक हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत से योजनाएं हमारी फॉरेस्ट के माध्यम से, जो फॉरेस्ट के रिसर्चेबल इश्यूज़ हैं वो विश्वविद्यालय को देते हैं। फॉरेस्ट हमें फॉरेस्ट्री एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट करता है जी इसलिए स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ विश्वविद्यालय लगातार साथ काम करता है। और ICFRI देहरादून
और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जी ये भी हमारे दोनों संस्थाएं हैं जिनको हम अपना अभिभावक भी मान सकते हैं जी कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के विषयों में ये हमारे अभिभावक भी हैं जी और इनके समन्वय के साथ भी हम सब काम कर रहे हैं। जी। आईसीआर जो है एक मेन फंडिंग एजेंसी है जिसके माध्यम से आप जो है नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ आते हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मेहनत करते हैं, तो उसी के बेसिस पे, और कंपटीशन बहुत है पूरे देश में क्योंकि बजट लिमिटेड है और यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हो गई है अभी। तो क्या आईसीआर के प्रोजेक्ट्स के बारे में या फिर जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा देहरादून में, यहाँ के प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारा विश्वविद्यालय है ये कहाँ खड़ा है, इस बारे में भी थोड़ा आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, आज मैं आपके माध्यम से विशेष धन्यवाद करूंगा आईसीआर का कि साल 3 करोड़ का एक हॉस्टल आईसीआर ने इस विश्वविद्यालय को दिया, डिस्पाइट हैविंग नंबर ऑफ फंडिंग लिमिटेशंस। अभी लगभग 2 करोड़ से ऊपर का धन उन्होंने SC ST कंपोनेंट में और SC ST कंपोनेंट में हमें उपलब्ध कराया है। मैं उसके लिए भी उसका विशेष धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर देना। अभी हमारे पास IDP जो आपने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे पास वर्ल्ड बैंक एडेड चल रहा था, तो आईसीआर के माध्यम से ही हम लोग इसको सफलतापूर्वक कर पाए हैं। साथ में आने वाले टाइम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना, ये आईसीआर के साथ मिलके इसकी पूरी योजना, पिछले 2 दिनों से भी मैं दिल्ली था, तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट आने वाले दिनों में करना है, तो इन सब विषयों पर लेकर आईसीआर तो विश्वविद्यालय का सहयोग करता ही है। जी। अब ये जो आप यहाँ जब वाइस चांसलर के तौर पे आए, उससे पहले आपने एक बहुत बड़ी परियोजना कहूँगा मैं उसको, कि उसकी शुरुआत की और बड़ी सफल शुरुआत की। तो वो एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपने जो है ये जो ज़ीरो फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको जड़ से आपने जो है शुरू किया, इसका बीज बोया और इसको जो है फलीभूत किया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? 2 चीज़ों का अगर साथ हो, पॉलिटिकल कमिटमेंट, ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट एंड साइंटिफिक अक्यूमेंट, तो मुझे लगता है कि हर विषय पे सफलता मिलती है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट थी, मुझे बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मिली, और साथ में आज जो मैंने आत्मा का नाम लिया, तो मुझे लगा मुझे ऐसे युवा एनर्जेटिक अधिकारी कृषि विभाग ने दिए कि जिनके माध्यम से हम पूरी टीम के रूप में काम किया, और आज हम सबके सामने है कि कैसे प्राकृतिक खेती, आज अभी आप माननीय देश के कृषि राज्य मंत्री जी को प्राकृतिक खेती के बारे में अभी सुन रहे थे, तो उस स्तर तक अगर ये सब काम गया तो ये सामूहिक प्रयास हिमाचल प्रदेश में रहा है। हाँ, उसका आपने जो है लाभ दिया जो रेडियो स्टेशंस के माध्यम से, और हमें भी उसका जो है बहुत बड़ा एक जो सपोर्ट मिली कम्युनिटी रेडियोज़ को भी, और हम भी उसमें प्रचार प्रसार कर पाए। इसलिए मुझे विशेष तौर पे आपसे सवाल पूछने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इसके लिए मैं एक आपका भी विशेष धन्यवाद करूँगा। मुझे लगता है कि प्रदेश, जो मेरा अपना अनुभव है, ये शायद प्रदेश की ऐसी पहली स्कीम रही जहाँ समाज के हर क्षेत्र से, प्रेस से, मीडिया से, अलग अलग विभागों से इसका समर्थन ही मिलता गया। कोई ऐसा पक्ष नहीं आया कि जिन्होंने इस स्कीम के बारे में कभी कटाक्ष किया हो। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। हाँ, ये इसका मतलब ये जो टेस्टेड ये चीज़ थी और इसका जो है किसानों को लाभ मिला, और इसका जो ज़मीन पर इसका असर दिखाई दिया। इसी वजह से यहाँ मतलब कोई भी विन विन सिचुएशन जो है वो सबके लिए रही इसमें। इसलिए माननीय जो तत्कालीन राज्यपाल थे आचार्य देवव्रत, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस कंसेप्ट को समझा, और जो इस विधि के शुरू के जनक रहे हैं, जिनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित भारत सरकार में किया, श्री सुभाष पालेकर जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हज़ारों किसान यहाँ के शुरू में ट्रेन किए। अब जो है काफ़ी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट करके हमारे जो हैं नवयुवतियाँ, नौजवान निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, और ख़ास तौर से हमारा जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री
का जो हमारा डिसिप्लिन है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का क्या आप देखते हैं कि मतलब ये जो हमारे निकलते हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट करके, इनको एम्प्लॉयमेंट का की क्या स्थिति है? हाँ, देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण किस लिए कि ये चैलेंज मैं अपने लिए देखता हूँ। कृषि, वानिकी, बागवानी में संभावनाएं कम नहीं हैं जी। पर जो मैं चैलेंज देख रहा हूँ कि अभी शायद कमी हमारी तरफ से रह रही है कि अभी हम अपने बच्चों को उस ओर आकर्षित कम कर पा रहे हैं। जी। जबकि इंजीनियर बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है जी। वो कृषि में आ रहा है। जी। और जिस जगह पे हम आज बैठे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में आपको 10 यंग लोग मिल जाएंगे जो दिल्ली के हैं जी। और लैंड लीज पर लेकर काम कर रहे हैं। जी। तो अभी हमने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। जी। हमारे आसपास के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जी। उनको हम लगातार विश्वविद्यालय में बुला रहे हैं। जी। एंटरप्रेन्योर बियॉन्ड फार्म गेट क्या क्या हो सकते हैं। जी। आज अगर फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो इनको हैंड होल्ड कौन करेगा, इनका मेंटर कौन बनेगा, इनका सीईओ कौन बनेगा। जी। आज हम वैल्यू एडिशन की बात करेंगे तो कौन करेगा, आज ब्रांडिंग पैकेजिंग की बात करेंगे तो इनको कौन करेगा, आज क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की बात करेंगे, क्लीन प्लांट मटेरियल की बात करेंगे तो ये कौन करेगा। आज डिफरेंट हाई वैल्यू क्रॉप पर काम करना, आज सीड पर काम करना, बहुत आज फॉरेस्ट्री प्लांट्स पे काम करना, आज अल्ट्राटेक एग्रीकल्चर में अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन काम करना, आज वर्टिकल फार्मिंग पर काम करना, ये सारे एरियाज हमारे लिए खुले हैं। आज टेम्परेट वेजिटेबल एक दुनिया भर की चॉइस बनी है, आज एलीट क्लास की एक प्रायोरिटी बनी है। तो कौन कौन से टेम्परेट वेजिटेबल्स को हम सप्लाई चेन में लाएं, सप्लाई चेन को कैसे रेगुलेट करना, ये सब युवाओं के लिए आज दरवाजे खुले हैं। बशर्ते ये चैलेंज हमें लेना पड़ेगा कि बच्चों को हम इस क्षेत्र में इस जो हमारी एक फॉर्मल जो हमारा करिकुलम है इससे बियॉन्ड, उससे आगे जाकर इन विषयों पे भी उसको एक्सपोज करें, ये हमारा दायित्व है। यही विचार मुझे भी आ रहा था। मैं अगला सवाल मेरा यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आने वाला जो सोल्यूशन है जो दिखाई देता है सामने हर फील्ड में, वो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत संभावनाएं हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए करिकुलम में क्या ये ऑलरेडी है या आप इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो नौकरी लेने वाले ना निकलें, नौकरी देने वाले निकलें विश्वविद्यालय से, तो इस तरफ क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ये भी एक दूसरा चैलेंज है कि हम जनरली बच्चों से बात करते हैं, अलग अलग मंचों से कहते हैं कि तुम नौकरी देने वाले बनो, बट जब तक हम उस बच्चे को एक्सपोज नहीं करेंगे कि नौकरी देने वाला बनना कैसे है, जी, नौकरी देने वाले बनना के लिए उसको क्या संघर्ष, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, जी, तो ये प्रयास हमने शुरू किया है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक महिला जो भारतवर्ष की 75 सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रही हैं, मशरूम लेडी और क्वीन ऑफ हिमालय भी जिसको नाम दिया गया, उनके साथ अभी हमने MOU साइन किया। वो यहाँ आती हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं और धीरे धीरे बच्चों से काम करवाना हमने शुरू किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने और लिया कि जितना भी रिसर्चेबल इश्यूज हैं उसका प्रोडक्शन एक कंपोनेंट होना चाहिए। यानी बच्चे को प्रोडक्शन सिस्टम में लगाना है ताकि उसकी स्किल आए, जो प्रोड्यूस कर सकता है। फिर प्रोड्यूस के साथ साथ उसको मार्केट के साथ लिंक करना है, तो ये प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहा है। परंतु यदि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अनंत संभावनाएं इसमें डाली गई हैं। नॉर्मल करिकुलम से हटेगा, वो उसमें एग्जिट सिस्टम रखा है, उसमें कौन सा कोर्स अलग से पढ़ना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, कितने क्रेडिट आवर एंटायरली डिफरेंट फील्ड में उसको जाना है। वो इकोनॉमिक्स पढ़े, वो एग्री इकोनॉमिक्स पढ़े, वो म्यूज़िक पढ़े, वो सोशल साइंसेस पढ़े, तो उसमें तो एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस पे काम करना शुरू हो गया है, अगले सेमेस्टर से अगले जो सेशन आने वाला है इसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के एडमिशन करेंगे और उससे माइंडसेट भी बदलेगा कि जो सिलेक्टिव माइंडसेट हमारा सरकारी गवर्नमेंट जॉब का है, यहाँ से हटके दुनिया को एक विशाल दुनिया और इसके में विशाल संभावनाओं को वो देखेगा। जी,
हाँ, ये फिर एक और सवाल मेरे दिमाग में है। अब आपसे बात करते करते इतना रोचक हो गया है इंटरव्यू कि मुझे लैंड ग्रांट जो हमारा सिस्टम है उसके बेस पर ये हमारी सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। और मुझे भी मौका मिला यूएसए में आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर का पूरा देखने का, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और कई और स्टेट्स में यूएसए में, जिस पैटर्न पे हमारा ये चल रहा है OGPA सारे यूनिवर्सिटीज़। तो अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें जो है, एक तो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनमें तो मतलब यहाँ तो पैटर्न वही था यूएसए वाला, वही OGPA है। तो किस तरह से हम इंटीग्रेट इसमें करेंगे, क्योंकि ये तो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी एग्रीकल्चर की, फॉरेस्ट्री और ये इसकी हॉर्टिकल्चर की। तो इसमें मतलब NEP जो है उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करने की आगे आपकी योजना है? देखिए, इसमें मैं एक शब्द बोलूँगा कि अब जो फोकस है जी, वो बेस्ट ब्रेन से बदलकर बेस्ट माइंड्स पे आया है। जी, आज हमें बेस्ट ब्रेन की ज़रूरत नहीं, बेस्ट माइंड की ज़रूरत है। जी, तो उस संभावना को अगर हम देखेंगे जी, तो बच्चे को वो सिस्टम ओपन रखा है। जी, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जी, हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं, जी, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, जी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं। जी, बट एट द एंड ऑफ द डिग्री और इन द मिड ऑफ द डिग्री बच्चों को लगता है मुझे सिर्फ एक्सेल सीखना है जी, 6 महीने के लिए। जी, तो उसके लिए कुछ क्रेडिट किस सिस्टम ने कौन सा कितना डिफाइन किया है, जी, हम उसको इक्विवेलेंट कर लेंगे। जी, किसी को लगता है मैंने शेयर मार्केट का ये जो सारा एम्पायर है ये सीखना है, जी, उसको किसी क्रेडिट अवर के साथ, कितने क्रेडिट अवर के साथ लिंकअप कर देंगे। जी, अभी हमने एक और MOU साइन किया जी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ। जी, तो 4th ईयर में हम बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाते थे 6 महीने के लिए, जी, और 6 महीने रूरल एक्सपीरियंस पे भेजते थे। जी, तो हम बच्चे को अब वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी भेजेंगे, जी, 1 साल में वो स्पेशलाइज्ड कोर्स करेगा, उसको इक्विवेलेंट करेंगे अपने ELP और रावे के साथ, रूरल वर्क एक्सपीरियंस के साथ, जी, और 1 डिग्री वो एक्स्ट्रा दे देंगे इस बच्चे को। जी, अब बेस्ड ऑन दैट स्किल जी, इधर ही और शी कैन परस्यू द डिग्री मास्टर इन दैट कोर्स जी, और कम बैक विद स्पेशलाइज स्किल। जी, तो ऐसे इन चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। जी, किसी को योग ही सीखना है जी, तो उसका जहाँ उसको सीखना है वहाँ उसकी कितने क्रेडिट आवर उसको असाइन किए गए, जी, उसको अपने साथ मैच करना, मर्ज करना, और बच्चे को इंडिपेंडेंटली उसमें अलाउ करना। जी, तो जो अगली एजुकेशन है इट इज़ मोर स्किल्ड बेस्ड जी, देन द फॉर्मल एजुकेशन। जी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है 2020 में, उसको कार्य रूप जो यूनिवर्सिटी में देना है, इसका आपने बहुत अच्छा प्लान आपके पास है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बात तो आपसे बहुत करने की इच्छा है, मगर आपके समय को ध्यान में रखते हुए कभी और समय लेके और बातें करेंगे। तो बहुत ही शानदार आपने जो जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग जो हैं, जो भी सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, या जो हमारे YouTube पे, जो हमारे Facebook पे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग आज का इंटरव्यू जो आपके साथ हुआ है, वार्तालाप हुई है, इसको जो सुनेंगे या देखेंगे, वो एक उनको लगेगा कि एक लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप जो है वो क्या क्या नहीं कर सकती। तो एक निवेदन भी इसमें क्या बीच में कर सकते हाँ, जो बिल्कुल, हैं, क्योंकि हमारा जो रूरल एरिया है, जी, मुझे पेरेंट्स से एक निवेदन करना है जी, कि धीरे धीरे हम जो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस था हमारा कि मेरे बच्चे को क्या बनना चाहिए, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बनना, मुझे लगता है उनको छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही है बात आप। और जब तक हम उस बच्चे के उसको उसकी अपनी उड़ान नहीं लेने देंगे, जी, तब तक बच्चे, क्योंकि जो सफलता है जी, उस सफलता के पैमाने को एक बार अलग नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। जी। सफल कौन? जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि जो कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइज फील्ड पे हमारा गांव का प्रेशर है, जी, उससे हटके बच्चे को कुछ दिन के लिए छोड़ें आप। जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि उस बच्चे की उड़ान आपकी सोच से भी बड़ी होगी, जी धरातल से वो जुड़ा रहेगा, परंतु पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मैं निवेदन करूँगा कि कभी आप इस विश्वविद्यालय में बच्चे को लेके आए, जी यहाँ की सुविधा, यहाँ के रिसोर्सेज और यहाँ की संभावनाएं ये हम आपको बताएंगे। इसलिए आप अपने बच्चे को एक बार इस विश्वविद्यालय में भी दिखाएं, यहाँ पे एडमिशन का भी प्रयास करें, ऐसा मेरा निवेदन आपके माध्यम से करूँगा। बहुत धन्यवाद। आपने तो जो है एक खुला निमंत्रण दे दिया पूरी समाज में सभी को, और जो लीडरशिप जो आपकी है और जो यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, मैं भी आता जाता रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, जो परिवर्तन आया है सफाई को लेकर, खेल कूद के मैदान को लेकर, योगा का जो भवन है, जो आपने जो ये लाइब्रेरी के सामने वाला जो पोर्शन जो विकसित किया है, और ये पूरा का पूरा मतलब एक ऐसी संस्था नज़र आती है जो सेल्फ ड्रिवन है, मतलब हर इंसान जो है वो खुद से अपनी जिम्मेदारी समझकर हर कार्य को कर रहा है। तो ये एक अच्छी लीडरशिप आपकी यहाँ जो इस यूनिवर्सिटी को मिली है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है आप और बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं जो रेडियो कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM की टीम की आपके साथ हैं, और जो भी हमारा सहयोग आपको चाहिए इसमें जो हम कर रहे हैं और कर सकेंगे, उसके लिए हम सदैव जो है प्रयत्नशील रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश दिया, मैं आपसे संदेश मांगने वाला था मगर वो आपने दे ही दिया ऑलरेडी। जो आपने बताया है, जो अभिभावकों के लिए जो आपने बात बोली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये करियर काउंसलिंग का कंपोनेंट स्ट्रांग होना चाहिए हमारा। जो हमारे गांव देहात के जो बच्चे हैं उनमें लाइफ कोपिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो हीन भावना जो बच्चों में आ जाती है उसको हम कैसे दूर करें, इसका भी एक करिकुलम में पार्ट होना चाहिए, और वो होगा भी आपके यहाँ। और जिस तरह की लीडरशिप आपकी है उसमें सबको मौका मिल रहा है काम करने का, आगे बढ़ने का। तो बहुत बहुत जो है हमारी शुभकामनाएं यूनिवर्सिटी को आपकी लीडरशिप में, और आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सौभाग्य है कि MS परमार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन के सम्माननीय डायरेक्टर डॉक्टर परमार, जो दुनिया भर में जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है, उन्होंने पिछले 15 साल से अपने संघर्ष से, अपने विज़न से, अपने पैशन से इस काम को आगे बढ़ाया है। आप भी सफलता की सीढ़ियों को ऐसे ही चूमते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।